गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः एक बार कक्षा 10 की फिजिक्स के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का चौथा लेसन और उस लेसन में हमने काफ़ी कुछ बता दिया था। उसके बाद जो शेष चीज़ें बताई थी उस पर हम आज लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है इसमें चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यदि कोई चुंबकीय फ्लक्स है तो उसमें परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की, यानी जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो जब वो प्रेरित होगा तो उस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत वाहक बल आखिरकार उत्पन्न कैसे होता है। यानी तो विद्युत वाहक बल को समझने के लिए देखिए, ये सपोज करिए मान लीजिए कोई कुंडली है, ठीक, ये कोई कुंडली है और यहाँ पर एक चुंबक है, ठीक है, ये कोई चुंबक है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक में हमने बताया था, चुंबक के गुण में, कि चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इनकी संख्या लगातार परिवर्तित होती रहती है। अब इधर देखिए, ये जैसे ये आपका चुंबक है तो चुंबक को जैसे जैसे हम कुंडली के समीप ले जाएंगे वैसे वैसे इसमें से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है और जैसे जैसे इस चुंबक को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? घटती है। तो चाहे हम लोग चुंबक को आगे पीछे कर सकते हैं या कुंडली को, दोनों में से किसी एक चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं और एक चीज़ को अस्थायी रूप से रख दें तो हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कुंडली और चुंबक के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं जो कुंडली में से होकर गुजरेंगी उनकी संख्या कम होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। परंतु जैसे जैसे ये चुंबक इस कुंडली के समीप जाता है वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे जैसे ये चुंबक कुंडली के, चाहे कुंडली चुंबक के समीप आए और चाहे चुंबक कुंडली के समीप जाए, बात एक ही है। तो जैसे जैसे कुंडली के समीप चुंबक जाता है वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक। तो ये अगर इसके समीप चला गया चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबक यदि इस कुंडली के समीप चला गया तो चुंबकीय बल रेखाएं यानी इसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगर पास है तो चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होकर गुजरेंगी। यदि चुंबक कुंडली से दूर है तो इसमें से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली में से बहुत कम मात्रा में होकर जाती हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है। तो इसी चुंबकीय बल रेखाओं के घटने या बढ़ने के कारण जब भाई समीप जाएगा तो बढ़ जाएगी संख्या। जैसे जैसे चुंबक और कुंडली के बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी जो चुंबकीय बल रेखाएँ हैं इनकी संख्या भी घटेगी। तो जैसे जैसे चुंबकीय बल रेखाएँ एक दूसरे के चुंबक और कुंडली एक दूसरे के समीप आती हैं, संख्याओं में वृद्धि होती है। जैसे जैसे दूर जाते हैं संख्याओं में कमी आती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के इसी घटने या बढ़ने के कारण, चुंबकीय बल रेखाओं की इन्हीं संख्याओं के घटने या बढ़ने के कारण इस कुंडली में एक बल उत्पन्न होता है। इस कुंडली में एक बल उत्पन्न होता है जिसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो यही विद्युत वाहक बल जो होता है इसमें से एक धारा उत्पन्न होती है। इसी विद्युत वाहक बल में से एक धारा उत्पन्न होती है जिस धारा को कहा जाता है प्रेरित धारा। जिस धारा को कहा जाता है प्रेरित धारा। तो समझ में आया कि विद्युत वाहक बल कहाँ से उत्पन्न होता है। यानी कि कुंडली और चुंबक के बीच की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उन्हीं की संख्या घटने या बढ़ने के कारण एक बल स्थापित होता है, एक बल उत्पन्न होता है जिस बल को कहा जाता है विद्युत वाहक बल, ठीक। ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। फिर आगे कह रहा है कि विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना। तो विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना क्या है उसको समझ लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जैसे आपने एक चुंबक ले लिया, ठीक, चुंबक का मान लीजिए यन सिरा है। तो
यदि इसका प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टेड ने किया था, ठीक, उसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी इसका प्रयोग किया था। तो उस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि यदि चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली के समीप ले जाते हैं, यदि चुंबक के यन ध्रुव के कुंडली के समीप ले जाते हैं तो विद्युत धारा की दिशा ये होती है, ठीक, यानी इस क्रम में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यदि इसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएं तो क्या होता है कि इसकी जो धारा की दिशा होती है वो बदल जाती है, धारा की दिशा बदल जाती है। इसी तरह यश ध्रुव की बात होती है। यदि चुंबक के यश ध्रुव यानी साउथ पोल को कुंडली के समीप ले जाया जाए, ठीक, यदि कुंडली के समीप ले जाया जाएगा तो इसकी जो धारा की दिशा होगी वो इस तरह होगी, ठीक। यदि इसको इसके विपरीत दिशा में ले जाया जाए, यानी कि इस कुंडली से दूर ले जाया जाए, तो इसमें क्या होगी, धारा की दिशा बदल जाएगी। तो इसका अध्ययन ओस्टेड ने और उसके बाद हेनरी वैज्ञानिक अमेरिका के जो थे उन्होंने अध्ययन किया और इससे यह निष्कर्ष निकाला कि यदि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक। अब अगली हेडिंग आपकी आती है दिष्ट धारा। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी आती है दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या होती है कि वह वैद्युत धारा जिसका परिमाण नियत रहता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा, देखिए दिष्ट धारा का मतलब यह है कि कभी भी धारा की दिशा ना तो बदलती है और ना ही धारा का मान में कोई परिवर्तन आता है। दिष्ट धारा वह धारा, जैसे ये इस दिशा में अगर धारा जा रही है तो ये सदैव इसी दिशा में जाएगी, इसकी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ना ही इसके कोई परिमाण में परिवर्तन आता है, अर्थात ना ही इसके किसी संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आपका प्राथमिक सेल होता है तो प्राथमिक सेल में भी सदैव दिष्ट धारा ही प्रवाहित होती है। या एक आपका होता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल और प्राथमिक सेल, इन सेलों में भी हमेशा दिष्ट धारा ही प्रवाहित होती है। तो एक बार फिर से देखते हैं दिष्ट धारा क्या है। वह वैद्युत धारा जिसका परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, परिमाण नियत रहता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे आपका प्राथमिक सेल हो गया, सीसा संचायक सेल आदि सेलों में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें यही बात कन्फर्म है कि ना तो धारा की दिशा बदलती है इसमें और ना ही धारा के मान में कोई परिवर्तन होता है, यानी उसका जो संख्यात्मक मान होता है, जो परिमाण होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला आपका आता है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जस्ट दिष्ट धारा का अपोजिट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसका संख्यात्मक मान एवं दिशा परिवर्तित होती रहती है, जिसका संख्यात्मक मान भी परिवर्तित होता है और दिशा भी परिवर्तित होती रहती है, अर्थात इसकी दिशा उत्क्रमणीय होती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसकी दिशा उत्क्रमणीय होती है। इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी वैद्युत धारा ऐसी वैद्युत धारा जिसकी दिशा चलिए अब आपकी अगली हेडिंग आती है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी वैद्युत धारा है जिसका परिमाण आवर्त रूप में बदलता रहता है और दिशा भी उत्क्रमित होती रहती है। तो ये ऐसे पढ़ने में तो कम समझ आता होगा, चलिए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए धारा है, आपकी वैद्युत धारा है, ठीक। ये आपका समय है।
अब देखिए ये आपका वैद्युत धारा है। अगर मान लीजिए ये वैद्युत धारा ठीक इस प्रकार से, ये प्रत्यावर्ती धारा जो होती है इस प्रकार से चलती है। अर्थात मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, बिंदु बी है, ठीक, ये आपकी बिंदु सी है, इसको मान लेते हैं डी, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ए, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये आपकी वैद्युत धारा है, ये वैद्युत धारा है और यहाँ से वैद्युत धारा चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, परिभाषा में लिखा गया कि ऐसी वैद्युत धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप में बदलता रहता है, यानी चक्र के रूप में बदलता रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ दूसरा था परिमाण, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ दूसरा परिमाण है, फिर यहाँ से यहाँ कुछ दूसरा परिमाण, फिर आगे यही क्रम में इसका जो परिमाण होता है वो लगातार बदलता रहता है। इसका परिमाण स्थिर यानी नियत नहीं रहता है, इसके परिमाण में आवर्त रूप में यानी कि क्रम से या चक्र वाइज परिवर्तन होता रहता है। और एक चीज़ कहा गया है कि इसकी दिशा भी कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। तो उत्क्रमणीय का मतलब देखिए यहाँ पर इसकी दिशा ये है, फिर यहाँ से देखेंगे तो इसकी दिशा ये है, यहाँ से ए से बी तक पहुँचने में इसकी दिशा ऐसे है, लेकिन बी से सी तक पहुँचने में इसकी दिशा में देखिए परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। फिर यहाँ पहुँच जाएगी तो फिर इसके समान इसकी दिशा हो जाएगी, अब फिर इसी क्रम में नीचे जाएगी तो इसके समान इसकी दिशा हो जाएगी। तो उत्क्रमित होता है मतलब एक के बाद एक बदलता रहता है क्रम से। यहाँ ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी इस प्रकार से इसकी दिशा जो होती है वो उत्क्रमित होती रहती है और जो उसका परिमाण होता है वो भी आवर्त रूप में बदलता रहता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से चलकर सी बिंदु तक, यानी ए से चलकर बी पॉइंट तक पहुँचने में इसका सी बिंदु तक पहुँचने में ही इसका एक चक्कर पूरा हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो एक चक्कर पूरा हुआ, नहीं, या इसका एक चक्कर पूरा होने में पॉइंट, एक चक्कर कहाँ से कहाँ तक होगा, एक चक्र है आपका ये ए से लेकर बिंदु सी तक, यानी ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक चक्कर है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्कर पूर्ण करने में 2 बार उत्क्रमित होती है, यानी जो इसकी दिशा होती है वो कितने बार उत्क्रमित होती है, 2 बार। प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है वो अपना एक चक्कर, प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्कर पूरा करने में 2 बार उत्क्रमित होती है। देखिए एक बार यहाँ से चली तो यहाँ उत्क्रमित हुई, फिर यहाँ से चली तो यहाँ पर उत्क्रमित हुई, यानी एक चक्कर पूरा करने में कई बार उत्क्रमित होती है, 2 बार। ठीक, तो ऐसी वैद्युत धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप में बदलता रहता है और दिशा भी उत्क्रमित होती रहती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, तो ये था आपका प्रत्यावर्ती धारा और समय के बीच क्या था, एक ग्राफ था। तो इस ग्राफ से आपको समझने में ज़्यादा मदद मिली होगी। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। और देखिए हमने जितना भी आज पढ़ाया है या इसके पहले जितना भी पढ़ा चुके हैं, अगर किसी को कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं, और यदि किसी प्रकार की अन्य समस्या है तो भी आप पूछ सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। इसके आगे का पार्ट यानी शेष चीज़ें जो हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में अंतर, और शेष चीज़ें जो कुछ बची हैं इसके आगे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।